बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी जिले का एक गांव लगता है टीकमगढ़। दरअसल एक फोन नंबर होता है जो 6 अप्रैल 2025 के रात लगभग 10:30 बजे के आसपास वो बंद हो चुका था और 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वो फोन नंबर और वो फोन शुरू हो जाता है, ऑन होता है। जिसने वो फोन ऑन किया था उसके बाद वो देखने लगता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज थे और बहुत सारी कॉल्स थी जो उसके पास आई हुई थी, लेकिन नंबर बंद था इसीलिए वो उठा नहीं पाया था। फिर उसने देखा कि इंटरनेट पर एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है, उसी के बारे में कहानी चल रही है, उसी के बारे में बातचीत हो रही है। अब चाहे अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही थी। उन दोनों ने साथ साथ होते हैं दोनों, एक आदमी होता है और एक महिला होती है। दरअसल आदमी और महिला इन दोनों का जो रिश्ता था कुछ ऐसा था जैसे कि माँ बेटे जैसा रिश्ता था। वो एक होने वाला दामाद होता है और उसकी वो होने वाली सास होती है, लेकिन अब वो दोनों ना होने वाले दामाद था और ना होने वाली वो सास थी, बल्कि वो थी प्रेमी और प्रेमिका। उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था और इश्क के बाद वो अपना घर छोड़ करके भाग चुके थे। अब जहाँ देखो वहीं इनके बारे में चर्चा हो रही थी। इसी बीच में जब पता चलता है कि जाकर थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है, ये बात थाने में कही गई है कि 3.5 लाख रुपए की तो नकदी है और लगभग 5 लाख रुपए की जायदाद भी लेकर के ये यहाँ से भागे हैं। दोनों आपस में फिर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि प्यार क्या तो डरना क्या, वैसे भी भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाजत देता है, तो ये चोरी का इल्जाम हम पर क्यों, जब हमने घर से कोई सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि भागते भागते बहुत वक्त हो चुका था, अब इनको नहीं भागना था, अब वापस चलना था इनको और जाकर के मुकाबला करना था। ये सीधा पहुंच जाते हैं अपने गांव के उस थाने में और थाने में जाकर के पूरी कहानी जब बयान करते हैं लोगों के सामने, एक बार फिर से उस सास और उस दामाद की कहानी जब सामने आती है तो लोगों को फिर से यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत ये होगा और इस कहानी की वजह ये हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है मडराक, और मडराक थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मनोहरपुर। मनोहरपुर कैसे उसका नाम होता है। दरअसल यहाँ की एक लड़की होती है जिसका नाम शिवानी होती है। उम्र उसकी 16 साल के आसपास होती है या फिर 17 साल के आसपास उस लड़की की उम्र होगी। 8वीं तक वो पढ़ी हुई होती है और उस लड़की का एक रिश्ता तय हुआ था। अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास इनकी शादी की बात चल रही थी, जो कि अलीगढ़ ही जिला लगता था, थाना दादू लगता था और गांव लगता था मंगला मछरिया का रहने वाला लड़का था जिसका नाम था राहुल। इससे शादी की बात चलती है और शादी की बात चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है तो फिर बात आती है 2 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर रोका होता है और रोका होने के बाद फिर ये तय होता है कि हम 16 अप्रैल 2025 के शाम को गांव में बारात लेकर के आएंगे, आप लोग तैयारी रखना। अब यहाँ पर तैयारी चल रही थी। जब 16 अप्रैल 2025 की बारात की बात चल रही होती है, शादी के लिए चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो जगह कहाँ पर बारात रुकना था, कहाँ पर टेंट लगाना है, किस किस को कार्ड देना है, कौन मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनाना है और कपड़े में क्या देना है, क्या लेना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरीके की जो तैयारी थी वो तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन अभी बाकी थे। तारीख थी 6 अप्रैल 2025। पति जो होता है इस लड़की का, जो शिवानी होता है, इसका जो पिता होता है, नाम उसका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो चला जाता है कार्ड बांटने के लिए। लेकिन वो लड़की जो शिवानी की माँ होती है, जिसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना देवी, जो की जाती है बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए। पिता तो फिर वापस लौट करके आ जाते हैं कार्ड बांट कर, लेकिन माँ लौट करके नहीं आती। 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा
तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? तो शिवानी कहती है कि माँ तो बाजार गई थी लेकिन अभी लौट करके नहीं आई है। अब जो ये पति है वो अपनी पत्नी अपना देवी को लगातार फोन कर रहा था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो अपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ, बस यहाँ पहुँच चुकी हूँ, वहाँ पहुँच चुकी हूँ। कोई ना कोई इस तरीके से बात करते करते 1 घंटे से ज़्यादा का समय जब बीत जाता है तो जितेंद्र उस जीतू की चिंता बढ़ने लगती है कि इसकी पत्नी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। रात के जैसे ही 10:30 बजते हैं उसका नंबर फिर बंद आता है, स्विच ऑफ हो जाता है उसका नंबर। अब कम्युनिकेशन के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। कहीं ना कहीं जो पति होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, उसको शक होता है कि ये दामाद से बहुत सारी बातें करती है। एक काम करता हूँ कि मैं दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। राहुल कुमार को जब फोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने कहा कि 18 साल तुमने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब तुम इन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हो, मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ। जब इस तरीके की बात उसने जब अपने ससुर होने वाले ससुर को कही तो ससुर के पैरों की तरह से जमीन खिसक गई। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को ये लोग थाने पहुंच जाते हैं मडराक में, और वहां जाने के बाद ये लोग शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन जो महिला घर से निकली थी उसकी उम्र 38 साल के आसपास होती है, और जो ये होने वाला दामाद है राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल से ज़्यादा है। दोनों ही 18 साल से ज़्यादा है, इसलिए दोनों अपने अच्छे और अपने बुरे का ख्याल रख सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। इसलिए पुलिस ने कहा कि इसमें एफआईआर नहीं हो सकती। फिर वो बताते हैं कि ये घर से 3.5 लाख रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात भी लेकर के गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज कर लिया, और दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने स्तर से उसको तलाश करना शुरू कर दिया। अब तलाश कर रहे थे लगातार। अब चाहे वो जैसे ही उनको ये पता चलता है कि ये खबर कि सास अपने दामाद को लेकर के भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, शादी को अभी 10 दिन का समय बाकी था, उससे पहले ही वो अपने दामाद को ऐसे कैसे लेकर के भाग सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह यही चीज़ दिखाई दे रही थी। जैसे कि मेरठ की वो मुस्कान रस्तोगी जो होती है उसकी जो खबर चल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ वायरल होने लगती है सास और दामाद की। अब चाहे वो अखबार हो, अखबारों में लगातार यही खबर प्रकाशित होने लगती है। न्यूज़ चैनलों पर भी यही खबर लगातार दिखाई दे रही थी कि जो सास है वो अपने दामाद, होने वाले दामाद को लेकर के भाग चुकी है। और इसी बात को देखते हुए जैसे बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी बीमार हो जाती है यहाँ पर कि आखिरकार उसके माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और जो पति होता है वो मीडिया के सामने जाकर के एक ही बात करता है, पुलिस के सामने एक ही बात करता है कि एक बार बस उसको आप लोग बुला दीजिए, अपना देवी को। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने अपने बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटी भी बस यही बात करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब मीडिया वालों ने जो राहुल के घर वाले, जो परिवार वाले थे, उसके पास पहुंच जाते हैं और उनसे जाके बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई है। और राहुल के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि उनके बेटे पर वशीकरण किया गया है, तावीज़ किया गया है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है। अब ये पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। पुलिस उनको तलाश करना शुरू कर देती है। अब ये 6 को भागे थे, 6 अप्रैल को, और 7 अप्रैल को पुलिस के पास शिकायत पहुंच जाती है। 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से लगातार आगे दिन बढ़ रहे थे, और पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक लोकेशन थी, वो उनकी पाई जाती है लोकेशन। लेकिन लोकेशन जो आगे भविष्य में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं, वो वहाँ नहीं होते हैं। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की ये बात है, दोपहर का समय था। ये बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी एक होता है, वहीं का एक गांव लगता है टीकमगढ़, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के आसपास एक गांव लगता है। वहां पर ये लोग आराम से बैठे हुए थे, और बैठे बैठे इनको अचानक से ख्याल आता है कि ये जो मोबाइल है इसको हम लोग ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि उनका संपर्क
उनका बातचीत हर किसी से खत्म हो चुकी थी, हर किसी से संपर्क टूट चुका था। गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होगी। वो यहाँ से लगातार एक दूसरे ठिकाना का बदलते रहते थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे। और जैसे ये लोग फ़ोन ऑन करते हैं और फ़ोन ऑन होते ही उनको ये पता चलता है कि इनका तो लगातार जो ये बातचीत है वो इन्हीं के बारे में चल रही है, हर जगह इन्हीं की खबर हो रही है, जहाँ देखो वहाँ यही लोग छाए हुए हैं। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा खराब बात ये लगती है कि 3.5 लाख रुपए का जो चोरी का इल्ज़ाम था वो, और 5 लाख रुपए जो जेवर के इल्ज़ाम लगाए गए थे वो, अब ये लोग थाने पहुंच जाते हैं दोनों। यानी कि 16 अप्रैल को लोग थाने पहुंच जाते हैं। वो थाने पहुंच जाने के बाद बताते हैं, पूरी कहानी बताती हैं। सास कहती है कि जो उसका पति है वो बेंगलुरु में रह करके फेरी वाला काम करता था, लेकिन जब जब वो गांव या फिर घर आता था तब तब उसके साथ बहुत ज़्यादा वो मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट खड़े होकर के बातचीत कर लो तो वो शक करने लगता था। और ये बात बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है और इसी बात को लेकर के घर में तनाव भी रहता था। पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। पति के ताने लगातार बढ़ने लगते हैं। उन्होंने अपने बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढ करके लेके आई थी। राहुल से वो शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार बीच में फ़ोन भी आया था, लेकिन ये पति ने कुछ इस तरीके का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी नहीं बख्शा। जो होने वाला दामाद था उसके बारे में भी गंदी शंदी बातें करने लगता है। तब ये बात उसने अपने दामाद से कही कि देखो, तुम्हारे बारे में मेरे जो पति हैं, जो जितेंद्र उर्फ जीतू हैं, वो इस तरीके की भद्दी भद्दी बातें सोचता है और करता है। अब इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू कर दिया अपनी सास से, और अपने सास के दुख, उनके दर्द, उनकी जो तकलीफ थी उनको बांटना शुरू कर दिया। सास का लगाव उसकी तरफ बढ़ जाता है और सास और दामाद आपस में अब घंटों घंटों बातचीत करते थे। जिस प्यार की सास भूखी थी, जिस प्यार के लिए वो परेशान थी, अब वो कहीं ना कहीं दामाद उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। और वो तारीख भी आ जाती है कि जब 1 मार्च 2025 को ये पता चलता है कि वो बीमार है, तो बीमारी के बाद वो उसको देखने के लिए पहुंच जाती है। और वहीं थोड़ा वो दोनों और नज़दीक आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और यहीं से इतनी हमदर्दी बढ़ जाती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब हम लोग साथ साथ ही रहेंगे और साथ साथ जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इस बीच में इनकी बातचीत होती रही, शादी की तारीख नज़दीक आती रही, कार्ड बढ़ते रहे, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया तो फिर फैसला कब लेंगे। इसलिए जो 6 अप्रैल 2025 होती है उसमें वो यहाँ से घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुँचते हैं और अलीगढ़ के बाद बरेली पहुँचते हैं और बरेली से मुजफ्फरनगर को पहुँचते हैं, जो कि बिहार का ही जिला लगता है। और एक दूसरे का ठिकाना लगातार बदलते रहते थे, भाग रहे थे और भागते भागते फिर ये थक जाते हैं और इनके पास कोई अब पैसे भी नहीं बचे थे। इन पर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था उसको लेकर के ये दावा करते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई जेवर नहीं उठाए हैं घर से। ना तो लड़के ने अपने घर से कुछ चोरी की है और वैसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास थी, कि कोई भी सामान हमने घर से नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने जाकर के वहाँ पर सरेंडर कर दिया थाने में और ये भी दावा किया है कि पुलिस उनको बिहार के बॉर्डर से, जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से पुलिस खुद उठा करके लेकर के आई है। अब ये बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें लेकर के आई है या उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है, ये तो खैर पुलिस की जांच के ऊपर है। पुलिस जो कहेगी वही सच अब माना जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यही चल रहा है कि जैसे ही इन्हें अपनी बदनामी और चोरी की बात पता चलती है तो चोरी की बात पर इनको गुस्सा आता है और ये कहते हैं कि पूरी जिंदगी इस चोरी के कलम के साथ हम नहीं जी सकते और भागकर कानून उन्हें अलग होने की बात करता नहीं है। भारत का कानून उनको कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला खुद लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं तो फिर अपने घर पर ही रह करके क्यों ना हम लोग बात करें। तब वो लोग थाने जाते हैं, थाने वाले उनको मड्रास भेज देते हैं और मड्रास से फिर पूछताछ शुरू हो जाती है और पूछताछ के बाद भी कुछ और आगे निर्णय आएगा। उन दोनों क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, जज के सामने जो भी बात कहेंगे फिर आगे वही बात होगी।
दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जिस घर में शक की बुनियाद रख दी जाती है, बात बात पर शक किया जाता है, बार बार पर परेशान किया जाता है, तो कई बार लोग कुछ ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिन कंधों पर सर रख करके वो अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बातों को रख सके। सास को कोई और कंधा नहीं मिला था, सास को मिला तो अपने होने वाले दामाद का कंधा मिला। वो अपने दामाद के कंधे पर जाकर के अपने दुख, अपने तकलीफ के बारे में सब कुछ बताती चली जाती है और दामाद को भी सास की बातें इतनी पसंद आती है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ साथ जीने मरने की लोग कसम खा लेते हैं। आगे वो साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, ये तो खैर अब आगे यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, वो पुलिस करेगी। लेकिन जो भी हुआ है वो अपने आप में वाकई में हैरान कर देने वाला है, रोचक है और अजीब है। ऐसी घटनाएं हमारे शहर में बहुत कम देखने को मिलती हैं, हमारे भारत में कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अब इस तरीके के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कानून में हमारे देश के कानून के साथ लगातार खिलवाड़ होते जा रहा है। पहले हमारे देश का कानून ऐसा था कि एक विवाह के बाद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप एक शादी कर चुके हैं और आप और किसी रिलेशनशिप में हो और इसकी अगर पता चलता है या फिर कोई सबूत मिलता है तो उसको सज़ा होती थी। लेकिन अब के कानून में जो अब भाजपा जो आई है तो यहाँ पे कानून बदल चुका है। यहाँ पे आप शादीशुदा होते हुए भी गैर अफेयर रखने का आपको लाइसेंस मिल चुका है। यहाँ पे कानून की एकदम से धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं। आपको कितना ये सही लगता है कि शादीशुदा होने के बाद भी अगर आप शादी से संतुष्ट नहीं हैं तो शादीशुदा होते भी आप रिलेशनशिप बना सकते हो। ये जो कानून बना है इसको आप कितना सही मानते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये घटिया और निहायत ही मतलब कि एकदम बेकार लगा जो ये बदलाव हुआ है हमारे देश के कानून में। पहले तो ये था कि अगर कोई हस्बैंड गैर रिलेशनशिप बनाता है तो उसको सज़ा थी और बीवी बनाती थी तो उसको नहीं था। तो यहाँ पे दोनों पर लागू कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सरासर गलत हुआ। दोनों को ही आज़ाद कर दिया गया कि शादी के बाद अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो तो गैर रिलेशनशिप बना सकते हो। तो कितना घटिया ये कानून है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कितना सही लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।